बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 2 बी कानून शहादत QSO यानी एविडेंस एक्ट, पुराना नाम जो इसका। तो डॉक्यूमेंट पे इससे कबल मैं 2 लेक्चर कर चुका हूं, आज उसका तीसरा पार्ट है। आज हम जिन मेन हेड्स को डिस्कस करेंगे वो हैं कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो क्या उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच होगी, ओनस टू प्रूव किस पर होगा, बारे सबूत किस पर होगा, फोटो कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्या ये एडमिसिबल इन एविडेंस है। एक साइड पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक साइड पे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है विजा वी दैट, तो क्या उसमें क्या सूरत हाल होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की तशरीह और ताबीर कैसे करनी है, यानी वेदर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और वेदर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है, सस्पिशन शक, और अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट जिसपे अगर कोई स्टैंप लगनी है वो नहीं लगी तो उसकी क्या एविडेंस में अगर आ गया तो क्या सूरत हाल होगी। डॉक्यूमेंट जिसपे इतराज ना किया गया हो, जिसपे ऑब्जेक्शन ना किया गया हो और वो एविडेंस में आ जाए तो उसकी क्या, उसको पढ़ा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था और रजिस्टर्ड नहीं है और वो एविडेंस में आया तो उसकी क्या। ये मेन हेड्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। और आपको लगे कि लेक्चर आपके लिए किसी तौर फायदामंद है तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो हेड्स पर जाने से पहले लफ्ज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहते किसको हैं आर्टिकल 2B QSO की रोशनी में। हर वो चीज डॉक्यूमेंट है, हर वो चीज डॉक्यूमेंट है जो जिसे जाहिर किया जाए या बयान किया जाए किसी शय पर अल्फाज के जरिए, नकूश के जरिए, फिगर्स के जरिए, निशान के जरिए, मार्क्स के जरिए या इनके अलावा किसी भी दीगर जरिया से, इस मकसद से कि इसे बतौर एविडेंस किया इस्तेमाल किया जाएगा या शायद बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जाए। अब इस मकसद के लिए उसको रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड करना। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज प्रोवाइडेड बाय कानून शहादत QSO। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कोई प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड नहीं होती और उसको ओनस टू प्रूव उस शख्स पर होता है जो उसको असर्ट करता है, जिसकी वो फेवर में एग्जीक्यूट हुआ है। एक शख्स ने दावा किया, देखें जी ये डॉक्यूमेंट हमारा तहरीर या इस दूसरे बंदे ने ये राइट्स मेरे इसमें तय हुए, ये मैंने इसको दिया, ये इसने मुझे दिया। अब उसमें उसके राइट्स हैं। अब जो बंदा उस डॉक्यूमेंट पे रिलाय कर रहा है, जो उस डॉक्यूमेंट का बेनिफिशियरी है, जो उसके होने को, द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट को असर्ट कर रहा है, तो बारे सबूत उस पर है। और उस डॉक्यूमेंट को फिर वो प्रूव कैसे करेगा, जैसे एक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना होता है वैसे ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, यानी उसके जो विटनेसेस हैं, 2 विटनेसेस, 17(2) आर्टिकल कहता है अगर फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो 2 विटनेसेस लाजमी है। कौन से विटनेसेस, जो उसके जो मार्जिनल विटनेसेस बोलते हैं, हाशिया के गवाहान, जिन जो वो कहें कि ये। अब अगर वो सिर्फ शनाख्त करेंगे अपने सिग्नेचर को तो इससे डॉक्यूमेंट की जो एग्जीक्यूशन है, जो उसका कंटेंट है, वो प्रूव नहीं हो जाएगा। वो बताएं कि इसमें क्या तय हुआ था, क्या लिखा है, पार्टीज टू दैट डॉक्यूमेंट, और जो सब्सक्राइब है, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट वगैरह, उन सब को बतौर गवाह पेश करना, उनकी शहादत करवाना, और इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। इन बातों पे आप नोट फरमाइए कुछ बतौर रेफरेंस जजमेंट्स। 1992 CLC 807, 1992 MLD 2563, 1992 CLC 2524।
फोटोकॉपी किसी डॉक्यूमेंट की एडमिसिबल नहीं होती इन एविडेंस, यानी काबिले अदखाल शहादत नहीं होती, यानी उसको शहादत में पेश नहीं किया जा सकता, इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। लेकिन अगर मुखालिफ फरीक ने उस पर ऑब्जेक्शन ना किया हो, इतराज ही ना किया हो कि जनाब ये एडमिसिबल नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाए इन एविडेंस यानी शहादत में आ जाए, तो फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरी बात कि फिर लेटर स्टेज पे ये ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता कि ये तो फोटोकॉपी थी जनाब, ये तो एडमिसिबल इन एविडेंस ही नहीं थी। ये ऑब्जेक्शन का प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, एट द अर्लीस्ट स्टेज होना चाहिए, और प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्शन होने का मकसद ही यही होता है ताकि दूसरी पार्टी को फायदा होता है इंडीड कि वो उससे अलर्ट हो जाए और उसको वो प्रॉपरली प्रूव करे। तो इन बातों पे बतौर रेफरेंस चंद जजमेंट्स नोट फरमाए। पीएचडी 1977 लाहौर 588, 1986 एमएलडी 2467, 1986 एमएलडी 2759। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वीजा वी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, यानी एक तरफ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक तरफ से अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भले लेटर इन टाइम हो, बाद में हुआ हो, वो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर उसको फौकियत होगी, भले वो लेटर इन टाइम हो। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भले प्रायर इन टाइम हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको हासिल होगी? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को। इस पॉइंट पे आप नोट फरमाएं एक जजमेंट 1995 CLC 531। कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको कैसे कंस्ट्रू करना है, कैसे इसको तशरीह और ताबीर करना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसको एसरटेन अदालत करेगी, जिसका तयन अदालत करेगी। किस तरीके से? कीपिंग इन व्यू द होल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के तमाम हालात व वाकयात को कि प्रव्यू में रखते हुए, उनको नजर में रखते हुए, तो इट विल बी द कोर्ट टू डिसाइड वेदर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और वेदर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दिस इज रिपोर्टेड एज 2002 CLC पेज 1411। सिविल केसेस में और सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, और इसके बाद हम क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे कि उनमें क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। तो इन दोनों की जॉइंट बात यह है कि दोनों में एविडेंस लीड करने का मजमूई तौर पर इन जनरल तरीकाकार सेम है, सिवाय चंद पेक्यूलियर आर्टिकल्स के जो मखसूस हैं सिविल केसेस के लिए या जो मखसूस हैं क्रिमिनल केसेस के लिए। अदरवाइज जनरली तरीकाकार सेम है। अब फर्क कहां पे आ जाता है कि सिविल केस में एक दावा हुआ, उसमें फैक्ट्स असर्ट किए एक पार्टी ने कि जनाब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यानी ऐसे है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट कि ये किसी फैक्ट का कि ये ऐसे। अब उसका जवाब दावा आ गया रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने उन कुछ फैक्ट्स को डिनाई किया और कुछ और बातें की कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे ऐसे। ये जो असर्शंस हैं इस पे कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, सॉरी इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यूज यानी तनकीहात कहते हैं इसको उर्दू में, तनकीहात बनाती है। तनकीहात क्या होती है कि ये इसके फैक्ट्स हैं, ये इसके, यानी व्हाट आर द पॉइंट्स एट इशू। अब उन पे जो पार्टी जिसने दावा दायर किया, प्लेंटिफ जिसको कहते हैं मुद्दई, वो अपनी एविडेंस लीड करता है, जो दूसरा फरीक है अपनी एविडेंस। अब दोनों को जक्स्टा पोजीशन में आमने सामने रखते हुए तो अदालत उसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, किस मुमकिनात की बुनियाद पर कि इसका ज्यादा इम्कान है कि यह बात दुरुस्त है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपॉन्डरेंस। दूसरे लफ्जों में सिविल केस जब इस एम्बिट में हो कि फैक्ट तमाम एविडेंस को सामने रखते हुए एक फैक्ट के प्रूव्ड इस बुनियाद पर कि गालिब इम्कान है
यानी कोई भी प्रूडेंट शख्स, साहिब अकल शख्स, कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, जब किसी भी जी शऊर शख्स को ये लगे उस एविडेंस को सामने कि ये बिल्कुल ये मुमकिन है जनाब, ये ऐसी ही है। और इसको अंग्रेजी में एक दो लाइनें बोल लूं ताकि ये इजीली हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड। इफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, तमाम हालात वाकयात मुकदमा मुदई की शहादत दूसरे अब उसको सामने रखती है। इफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन द कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, कि कोई भी प्रूडेंट मैन, कोई भी जी शऊर शख्स ऐसे हालात में यही ख्याल करे कि इट एग्जिस्ट, यस ये ऐसे ही, मीनिंग देयर बाय मुख्तसरन सादा तरीन, कि जो ज्यादा प्रोबेबल है, जो ज्यादा इम्कान है जिसका सिविल केसेस में, तो उसकी बुनियाद पे उसको फैक्ट को डिसाइड किया जाएगा, केस का फैसला किया जाएगा। इन पॉइंट्स पे दो चार जजमेंट्स नोट फरमाएं और फिर मैं क्रिमिनल की बात करता हूं। पीएलडी 1983 सुप्रीम कोर्ट 440, 1993 एससीएमआर 1073, पीएलजे 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 207। क्रिमिनल केसेस में पहली बात तो यह है कि वहां पे तो एक मुद्दई आ गया सिविल केस में और मुद्दाला डिफेंडेंट आ गया, अपने अपने दोनों ने दावा जवाब दावा और उसमें फिर इश्यूज फ्रेम हुई और आगे एविडेंस हुई। क्रिमिनल केसेस में पहली बात कि एफआईआर दर्ज हुई और प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सामने आई उस एविडेंस की बेस पे चलान आ गया। अब सारे का सारा वारे सबूत जो है वो मुद्दई फ्री यानी प्रोसिक्यूशन पर, इसको यूं कह लें, द प्रोसिक्यूशन इज ड्यूटी बाउंड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स एंड नॉट ऑन द वीकनेस ऑफ द अक्यूज्ड। मुलजिम पर कतन ये बार नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। मुलजिम एट द मोस्ट क्या करेगा जरा में डिफेंस काउंसिल कि जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसमें वो डाउट क्रिएट करे, उसमें डेंट डाले। और आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में शक का फायदा व्हेन द डाउट इज क्रिएटेड, भले वो एक सोल डाउट है, सिंगल डाउट है, वंस द डाउट इज क्रिएटेड इट इज ऑलवेज रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। इसका फैसला फायदा हमेशा मुलजिम को होता है। अच्छा, डाउट लफ्ज जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि जी डाउट है। डाउट होता क्या है और कौन सा डाउट होगा जिसको डाउट कहा जाएगा कानून की नजर में? तो डाउट वो है कि जिससे एक आदमी कन्विंस हो जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, मशकूक है ये ऐसे। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है जी ये इसने 10 जनवरी को मुझे चाकू मारा दोपहर 12 बजे फलां चौक में मार रोड में, मैं खड़ा, अब जाए वक्त हुआ, वक्त आ गया, टाइम आ गया, एग्जेक्टिव उसका नाम आ गया, नॉमिनेट कर दिया और साथ उसका एमएलसी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन भी हो गया और सर्टिफिकेट आ गया एमएलसी। अब वो बंदा कहता है जिस पे इल्जाम है कि जनाब ये देखें मैं तो यकम तारीख को इंग्लैंड चला गया था, मैं तो इंग्लैंड में था और मैं इतने अरसे बाद आया, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीजा है, ये मेरा वहां का सबूत है, ये फलां का सबूत है, ये वीडियो फुटेज मंगवा लें एयरपोर्ट से, आजकल हर जगह वो वगैरह वगैरह। तो अब इससे क्या पैदा हो रहा है? और ऊपर से गवाहान ऐसे हैं जो वहां के रिहायशी नहीं है, फार ऑफ एरिया के, वो चश्मदीद गवाह बने जो वहां पे लॉजिकली होने चाहिए थे। इनको कहते हैं चांस विटनेस, जो कहीं से वो जिनका वहां पे मौजूदगी ही डाउटफुल होती है। तो ऐसे हालात में क्या पैदा हो गया? एक शक पैदा हो गया, ये होता है डाउट। ये कोई हाइपोथेटिकल सेंस में नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी ऐसी बातें करके तो वो कहे नहीं जी नहीं डाउट पैदा हो गया। नो नो, इट मस्ट बी पल्पेबल, प्लाजेबल, कोजेंट, दिल को लगता हो, माकूल, रीजनेबल हो, तो फिर इट इज सेड कि ये डाउट क्रिएट हुआ। अब उसी बात पे कि जब डाउट क्रिएट हो गया तो उसका फायदा मुलजिम को होगा। लेकिन
अगर मुलजिम कोई स्पेसिफिक प्ली ले लेता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि उसने कहा कि मैं तो यहां पे था ही नहीं, मैं तो इंग्लैंड में था, इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी एट द टाइम ऑफ अकरेंस, एट द प्लेस ऑफ अकरेंस मुलजिम कहे मैं तो था ही नहीं, तो इट इज टर्म्ड इन लीगल पार्लेंस एज प्ली ऑफ एलिबाई। जब मुलजिम कोई स्पेसिफिक प्ली ले लेता है तो फिर उस प्ली की हद तक बारे सबूत, उस प्ली को प्रूव करना फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है मुलजिम की। अगर उसने प्रूव नहीं किया तो एडवर्स इंफरेंस नहीं होगी, वो प्ली ऐसे हो जाएगी जैसे थी ही नहीं। तो इसका ये मकसद नहीं होगा हाँ जी आपने साबित नहीं किया। तो ये उसका क्रिमिनल केस का और सिविल केस का, यानी क्रिमिनल केस को जिसने इल्जाम लगाया है उसने बगैर शक व शुबा के उसको प्रूव करना है, और इस लेवल पे प्रूव करना है कि कोई दूसरी प्रिजम्पशन ड्रा ही ना हो सके, यानी इसके अलावा कि इस मुलजिम ने ये जुर्म किया है, इसके अलावा कोई दूसरी सोच बन ही ना सके, तो फिर उसको सजा देनी है। ये बेसिकली इस्लाम से हासिल किया कॉमन लॉ ने ये प्रिंसिपल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वन सेड कि अगर 10 में से 9 गुनाहगार शक की बुनियाद पे बरी हो जाएं तो वो बेहतर है बजाय इसके कि एक बेगुनाह को सजा हो। तो यानी बेसिक फिलॉसफी, बेसिक थीम, बेसिक सोच जो है वो बेस करती है इस्लामिक लॉ पे कि जब तक साबित ना हो, मुलजिम मुदई जिसने इल्जाम लगाया है वो प्रूव करे उस लेवल पे कि कोई शक शुबे की गुंजाइश ना रह जाए, तो फिर जबकि सिविल केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इन बातों पे चंद एक जजमेंट्स नोट फरमा लें, वैसे तो बड़ी कॉमन हर जगह वो अवेलेबल है। पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 56, 2002 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 264, पीएलडी 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 516। अगर अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वो उस पर मोहर नहीं लगी हुई, टिकट जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं, वो एविडेंस में एडमिट हो गया, तो उसको वंस इट इज एडमिटेड इन एविडेंस तो सब्सिक्वेंटली ऑन लेटर स्टेज इट कैन नॉट बी चैलेंज, और उसको बिल्कुल पढ़ा जाएगा। दिस इज रिपोर्टेड एज पीएलडी 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 516। एक डॉक्यूमेंट जिस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, एतराज नहीं किया गया फरीक मुखालिफ की तरफ से, और वो एडमिट हो गया, एविडेंस में आ गया, दैट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड, और उसके बारे में जनरल व्यू यही है कि वन से आ गया तो फिर इसको कंसिडर किया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, और बाद में लेटर स्टेज में उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। दिस इज रिपोर्टेड एज पीएलडी 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 140। कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, तशरीह ताबीर कैसे करनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैसे करनी है, तो ये एज ए होल एक डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाएगा, इन पार्ट या उसका ये देखना एक लाइन उठा ले, नो, एक कोहिरेंस है, एक मामला है, ट्रांजैक्शन है बिटवीन द पार्टीज, तो वो शुरू से एंड तक पढ़ेंगे तो वो सारा मामला आएगा। उसको एक बीच में से निकाल दे, मसलन जैसा कि इस्लाम में है कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ, अब यहां तक पढ़ेंगे तो बात गलत हो जाएगी। इसको पूरा फिक्रा पढ़े, और तुम नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो, तो बात को इसी तौर से एक डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ना है एज ए होल, तो फिर उसको कंस्ट्रू किया जाएगा। उसका प्रॉपर तरीका इंटरप्रिटेशन का ये है। एक और बात कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ ए पार्टी इज आल्सो रेलेवेंट फैक्ट। एक पार्टी जो डॉक्यूमेंट में एंटर हुई, उस एंटर हुई एक मामले में और तहरीर हुई, उसके बाद जो उसका कंडक्ट है वो भी एक रेलेवेंट है फॉर दी पर्पसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की तशरीह ताबीर करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक इकरारनामा मुआहदा बय हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एक पार्टी ने कहा जी मुझे 50 लाख इन्होंने पे किया, 5 करोड़ का सौदा था, 4.5 करोड़ पे करना था, ये हमारा बयाने का डॉक्यूमेंट हुआ। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है कि 4.5 करोड़ रिमेनिंग बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट विच वाज द अदर पार्टी सपोज टू मेक पेमेंट ऑफ, तो वो नहीं की पेमेंट जो इन्होंने करनी थी 4.5 करोड़ बकाया रकम, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ ए पार्टी, इट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो इस पे एक जजमेंट नोट फरमाए,
PLD 1964, Supreme Court, page 598. Proper construction of a document is always a question of law and not a question of fact. इस पॉइंट पे दो जजमेंट्स नोट फरमाएं, PLD 1974, सुप्रीम कोर्ट 204 एंड 1976, SCMR, पेज 487. डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर होना जरूरी था अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट और वो रजिस्टर्ड नहीं है, और फॉर द कोलेटरल पर्पसेस वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो सकता है, लेकिन उसे बतौर शील्ड इस्तेमाल नहीं किया जा शील्ड इस्तेमाल किया जाएगा, बतौर सोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस किस लिए वो एडमिसिबल हो सकता है? इसलिए कि उस डॉक्यूमेंट के तहत मिलने वाले जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन बातों पे दो जजमेंट्स नोट फरमाएं, 1988 CLC 2228 एंड PLD 1965, कराची, पेज 195. आपका बहुत शुक्रिया. Please keep watching and guiding me by your valuable comments. Allah Negeban.